लेक्चर 19 में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिस्कस कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज़ के जो पार्टीज़ टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपनी लाइबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज होंगी। इसमें हमने इसके 4 पार्टीज़ को डिस्कस किया था। डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, डिस्चार्ज बाय रिलीज, डिस्चार्ज बाय पेमेंट एंड डिस्चार्ज बाय अलाउइंग ड्राई मोर देन 48 आवर्स। हमने ये 4 पार्टीज़ को डिस्कस किया था। अभी हम इसको नेक्स्ट जितनी भी इसकी फर्दर पार्टीज़ रह गई हैं उनको डिस्कस करने के बाद हमने जो न्यू एक्ट स्टार्ट किया था पार्टनरशिप एक्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो 5th पार्टी है वो है डिस्चार्ज बाय नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, सेक्शन 84। सेक्शन 84 कहता है कि आपने किसी भी पर्सन को एक चेक इशू किया है, आपने उस पर्सन को अमाउंट पे करनी थी तो आपने उसको एक चेक लिख के दे दिया है और वही पर्सन वो चेक लेके बैंक के पास जाता है, रीज़नेबल टाइम में जाता है, आपके अकाउंट में सफिशेंट अमाउंट भी थी, जितनी चेक के ऊपर अमाउंट मेंशन की हुई थी उतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में थी भी सही, लेकिन बैंक उस पर्सन को अमाउंट कैश करके नहीं देता। कोई भी बैंक में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो बैंक उस पर्सन को अमाउंट कैश करके नहीं दे रहा। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में डिसऑनर हो रहा है बैंक की गलती की वजह से। बैंक ने उस पर्सन को अमाउंट पे नहीं की और अमाउंट पे ना करने की वजह से आपको कोई लॉस हुआ है। आप बैंक को कहते हो कि मैंने आपको कहा था कि आपने इस पर्सन को इतनी अमाउंट पे करनी है, लेकिन आपने रीज़नेबल टाइम में ऑन टाइम उस पर्सन को अमाउंट पे नहीं की तो मुझे इतना लॉस हुआ है। तो ऐसे केस में बैंक आपको लाइबल होगा कि जितना भी आपको लॉस हुआ है वो आपको पे करे और आप अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हो बैंक से। ये सेक्शन 84 कहता है कि जब आपकी गलती नहीं है, डिसऑनर हुआ है इंस्ट्रूमेंट, आपकी गलती नहीं है, बैंक की गलती है, तो ऐसे केस में आपकी लाइबिलिटी, आप अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाओगे और ऐसे केस में बैंक लाइबल होगा कि वो अमाउंट को पे करे, उस पर्सन को पे करे जिसको लॉस हुआ है और वो पर्सन बैंक से उतनी अमाउंट क्लेम भी कर सकता है। देन इसके बाद इसकी 6th पार्टी है चेक पेबल टू ऑर्डर, सेक्शन 85। सेक्शन 85 कहता है कि आपने किसी एक पर्सन को एक चेक लिख के दिया है और आप उस चेक के ऊपर लिख देते हो कि जितनी भी अमाउंट इस चेक में लिखी हुई है वो आपने इस पेई को, कौन था पेई जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है, आपने इतनी अमाउंट उस पर्सन को पे करनी है, उस पेई को मतलब के पे करनी है या फिर उसके ऑर्डर पे किसी भी थर्ड पर्सन को पे करनी है। पेई की पोजेशन में वो चेक था और किसी थर्ड पर्सन ने पेई की पोजेशन से वो चेक चोरी कर लिया और उसके बाद जिस पर्सन ने वो चेक चोरी किया है वो क्या करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने उस पेई के सिग्नेचर कर देता है और उस इंस्ट्रूमेंट को, उस चेक को इंडोर्स कर देता है, अपने आप को खुद को इंडोर्स कर देता है। वो उस चेक के ऊपर तो पहले से ही मेंशन किया हुआ था कि पेई को अमाउंट मिलेगी या फिर पेई जिसको भी ऑर्डर करेगा या जिसको भी फर्दर इंडोर्स करेगा तो ये अमाउंट उसको मिलेगी। तो चोरी करने वाले ने वो चेक खुद को इंडोर्स करवा लिया और उसके बाद वो वही चेक लेके बैंक के पास जाता है और बैंक उसको अमाउंट कैश कर देता है, उसको अमाउंट हैंड ओवर कर देता है। तो सेक्शन 85 कहता है ऐसे केस में बैंक लाइबल नहीं होगा क्योंकि बैंक की तो नॉलेज में ही नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट फॉर्ज्ड है या वो चोरी करके पे जो इंडोर्सर है, जो इंडोर्सियर सॉरी, वो खुद, उसने खुद अपने आप को वो इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स करवाया है, वो उसने चोरी करके बैंक में लेकर आ रहा है। तो इस बारे में बैंक को तो नॉलेज ही नहीं है और बैंक उसको उतनी अमाउंट हैंड ओवर कर रहा है। तो इस सिचुएशन में बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती और वो लाइबल नहीं होगा उस पर्सन को जो जिसको लॉस हो रहा है या जो सफ़र कर रहा है डैमेजेस। देन इसके बाद इसकी 7th पार्टी है बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 86।
यहाँ पे जो वर्ड क्वालिफाइड यूज हो रहा है, इट मीन्स के कंडीशन। बिल इंडोर्स होते होते आपके पास आया और आप उसके होल्डर बन गए हो। जिसने आपको फर्दर ट्रांसफर किया था, इंडोर्स किया था, वो इंडोर्सर हो गया, आप इंडोर्सी हो गए इस टाइम पे। तो आपकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट है। आपने वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, आप उसके होल्डर बनने से पहले साथ कोई कंडीशन अटैच कर देते हो। आप इंडोर्सर को कहते हो आप मेरा ये काम करोगे, उसके बदले में मैं आपसे ये इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स करके खुद ले रहा हूँ, मतलब कि मैं इंडोर्सी बन रहा हूँ। इंडोर्सी कोई साथ कंडीशन अटैच कर रहा है बिल को एक्सेप्ट करने से पहले, और उस कंडीशन के बारे में जितने भी प्रीवियस इंडोर्सर्स हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनसे कोई एक्सेप्टेंस नहीं ली गई उनकी, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो सेक्शन 86 कहता है कि ऐसे केस में जितने भी प्रीवियस इंडोर्सर्स हैं वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि उनसे कोई उनकी कोई कंसेंट नहीं लेगी, उनको बताया नहीं गया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया इस कंडीशन के बारे में। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो ऐसे केस में जितने भी प्रीवियस इंडोर्सर्स हैं वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। देन इसके बाद इसकी एट्थ पार्टी है बाय मटेरियल ऑल्ट्रेशन, सेक्शन 87। सेक्शन 87 कहता है कि आप इंस्ट्रूमेंट को ऑल्टर कर रहे हो, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, आप उसमें कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, आप उसमें कोई चेंजिंग्स कर रहे हो। जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का वो उसमें कोई चेंजिंग्स कर रहा है, लेकिन जितनी भी उस इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज़ हैं वो इनको इन्फॉर्म नहीं कर रहा, उनसे कंसेंट नहीं ले रहा वो ऑल्ट्रेशन करने से पहले। तो ऐसे केस में सेक्शन 87 कहता है कि ऐसी ऑल्ट्रेशन वॉइड होगी। आप विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्टीज वो इंस्ट्रूमेंट को ऑल्टर नहीं कर सकते, उसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते। सेक्शन 87 में वर्ड यूज़ हो रहा है मटेरियल का। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो वर्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है इसका क्या मतलब है और ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोमिसरी नोट है, उस प्रोमिसरी नोट के ऊपर टाइम फॉर पेमेंट नहीं मेंशन किया हुआ कि आपने कितने टाइम के बाद, जो ड्रॉई है उसने ड्रॉर को कितने टाइम के बाद अमाउंट पे करनी है। तो आप क्या करते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑल्टर कर देते हो और ऑल्टर करके आप उसके ऊपर लिख देते हो ऑन डिमांड। ये बात फिक्स्ड है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे भी टाइम फॉर पेमेंट मेंशन नहीं किया हुआ होगा, इट मीन्स कि आपने पेमेंट करनी है ऑन डिमांड, कि जब भी ड्रॉर को पैसों की ज़रूरत होगी तो वो आपसे डिमांड करेगा कि आपने जितनी अमाउंट मुझे वापस करनी थी, अब टाइम आ गया, आप मुझे वो वापस करो। तो इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पे भी टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, इट मीन्स कि ऑन डिमांड आपने अमाउंट को रिटर्न करना है ड्रॉर को। और आप ऑल्टर कर देते हो तो ऑल्टर करने के बाद भी आप ऑन डिमांड लिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है, वहाँ पे फिक्स था पहले से, ऑब्वियस बात है, नॉलेज में था पर्सनस के कि जहाँ टाइम जहाँ पे मेंशन नहीं होता वहाँ पे ऑन डिमांड पेमेंट होती है। आप इंस्ट्रूमेंट को ऑल्टर करके ऑन डिमांड लिख रहे हो तो मतलब कि ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का जो वर्ड इस सेक्शन में यूज़ हो रहा है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है। देन इसके बाद इसकी नाइन्थ पार्टी है डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ ऑल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 89। के एक इंस्ट्रूमेंट पहले से ऑल्टर्ड है और उस पर जो पेमेंट हो रही है तो कौन सी पार्टीज अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होंगी, इसके साथ सेक्शन 89 डील कर रहा है। सेक्शन 89 कहता है कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट ऑल्टर किया और आपने एक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेक है, आपने उस चेक के ऊपर क्रॉसिंग की है और आपने नेक्स्ट पर्सन को हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन जो आपने क्रॉसिंग उस चेक के ऊपर की है वो इस तरीके से आपने किया कि वो नज़र ही नहीं आ रही। जिस पर्सन को आपने चेक दिया है वो इंस्ट्रूमेंट बैंक के पास लेके गया है, बैंक ने उसको उसी टाइम हैंड ओवर कर दिया है कैश, लेकिन क्रॉसिंग नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि क्रॉसिंग का क्या मतलब था कि वो अमाउंट पेई को हैंड ओवर नहीं करनी, काउंटर पे नहीं करनी, बल्कि अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी थी। लेकिन बैंक ने उसको हैंड ओवर कर दी, काउंटर पे उसको वो कैश हैंड ओवर कर दिया। सेक्शन 89 कहता है
कि ऐसे केस में जो भी पार्टी लाइबल होगी, डिसऑनर के केस में या कोई भी लॉस होता है, तो जो पार्टी लाइबल होगी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों डिस्चार्ज होगी? क्योंकि उसने उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्रॉसिंग की थी, वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी। जो भी 89 सेक्शन कहता है कि जो आपने ऑल्ट्रेशन किया है वो ऑल्ट्रेशन नज़र नहीं आ रही उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ऐसे केस में जो पार्टी लाइबल होगी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।